अस्सलाम वालेकुम। बर्कशायर इंटेलेक्ट्स की तरफ से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जनरल ड्यूटी पायलट में पाकिस्तान एयरफोर्स में आप किस तरह अप्लाई करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में इश्यूज़ ये होते हैं कि हम किसी एक टॉपिक पे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन पे और उसके फर्दर स्टेप्स पे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम एक एक चीज़ कवर करेंगे जिसमें आपकी स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन से लेके एंड तक की आपकी ज्वाइनिंग लेटर तक की तमाम डिटेल दे देंगे, ताकि आपको कोई एक ही वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूज़ जो है वो क्लियर हो जाए इन डिटेल। अच्छा, तो जो आपका जनरल ड्यूटी पायलट है जीडीपी के लिए, अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, ये वो पायलट्स होते हैं जो F-16 और JF-17 थंडर वगैरह को उनके पायलट होते हैं, उनके लिए है ये वीडियो। और ये आपकी फ़ीमेल्स भी हो सकती हैं और मेल्स भी हो सकते हैं, दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। अब उनकी क्या क्या क्राइटेरिया है उस पर हमने बात करनी है। अब जो आपकी जो जीडीपी की जो अप्लाई डेट्स हैं वो एक साल में दो बार आती हैं। एक होती है आपकी फ़ेब के आसपास और एक होती है अगस्त या सितंबर के आसपास ना। तो ये डेट्स होती हैं। इन मंथ्स में जीडीपी के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो जाती है कि अगर आप ख़ुद को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप रजिस्टर करवा लें। अच्छा, इस प्रोसीजर को अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाएं तो ये होता है कि जो पहला फ़ेज़ है, जो आपका फ़ेब वाला फ़ेज़ है, उस फेज़ में ना जो आपकी फ़ीमेल्स हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं और जो मेल्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो आपका अगस्त वाला फ़ेज़ है उसमें अगस्त सितंबर वाला, इसमें सिर्फ जो है वो मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, हम बात करेंगे फ़ेब वाले फ़ेज़ में, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, ज़्यादा कोई इशू नहीं होता। सबसे पहले आपकी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती है वो होती है एफएससी। एफएससी या आईसीएस भी आप कह सकते हैं। इंटर आपकी क्वालिफ़िकेशन है 12 तक, तो उसमें आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास फ़िज़िक्स कंपलसरी होनी चाहिए। और जब अगर आपके पास फ़िज़िक्स होगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप प्री इंजीनियरिंग के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आईसीएस के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर साइंस नहीं की, मतलब ये दो आईसीएस की भी दो होती है ना, एक में फ़िज़िक्स और होते हैं और एक में कंप्यूटर साइंस होती है, तो वो चीज़ें आपने देख लेनी है। जो फ़िज़िक्स जिन लोगों की होगी मेजर सब्जेक्ट में आईसीएस में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ए लेवल्स वालों पे आ जाते हैं, जिन्होंने ए लेवल किया होता है, उनके अगर जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं फ़िज़िक्स, मैथ और बायो। अगर ये तीन सब्जेक्ट्स हैं तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़िज़िक्स मैथ के साथ फ़िज़िक्स मैथ भी हो सकती है, फ़िज़िक्स बायो भी हो सकती है ना। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपको ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आईकॉम भी आता है इसमें, आईकॉम अप्लाई नहीं कर सकता, तो इसलिए जो फ़िज़िक्स है वो नेसेसरी है। अब हम इसके स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन क्या होती है, टेस्ट क्या होता है। अच्छा, अब ना जब आप की वैकेंसीज़ ओपन होती हैं तो आपके लिए ना पहले तो आपकी हाइट जो है वो मिनिमम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 163 सेंटीमीटर में आप समझ लें कि भाई, आप गूगल कर लें कि 163 सेंटीमीटर कितने फ़ीट होता है एग्जैक्ट। सेंटीमीटर्स में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, तो इसलिए सेंटीमीटर में आपको बता रहा हूँ कि सेंटीमीटर 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। अच्छा, ये जो कमीशन होता है ना ये जीडीपी का, ये परमानेंट होता है मेल्स के लिए, और शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है फीमेल के लिए। उनका कुछ 10 ईयर्स का बॉन्ड होता है और उसके बाद वो जो है वो लीव कर देते हैं ना। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, एक परमानेंट कमीशन नहीं होता। इसी तरह अगर हम मज़ीद डिटेल में जाएँ तो हम देखते हैं कि जो आपका टेस्ट का प्रोसीजर है उसमें आप अप्लाई करते हैं। सबसे पहले उस अप्लाई में आपकी ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो कवर हो रही होती है। उस डिटेल में क्या क्या आता है, आपका नाम, आपके वालिद का नाम, CNIC, घर का एड्रेस, मदर का नाम, फादर का प्रोफेशन, रैंक, स्केल, मतलब आप समझ लें कि आपकी ईच एंड एवरीथिंग उसमें आती है। आपकी एफएससी, आपकी मैट्रिक, सब कुछ की डिटेल जो है वो आप वो लेते हैं। तो आपने जो भी डिटेल देनी है वो रिलेटेड टू आपने देनी है, जो भी आपके रिलेटेड टू आपने देनी है, जो आपके बे फॉर्म पे हो या जो आपकी मैट्रिक की मार्कशीट पे हो ना, वो सारी डिटेल आपने देनी है ओरिजिनल। कोई किसी चीज़ में गड़बड़ नहीं करनी, वरना बाद में इश्यूज़ होते हैं।
तो उसको बहुत एहतियात से आप फिल करेंगे ना। ये फ़ेब में खुलेगी और अगस्त वगैरह में ना, तो आपने उस टाइम पे अप्लाई कर देना है। अच्छा, इश्यूज़ फिर क्या आते हैं कि सर हमने ना एफएससी पार्ट 1 अभी किया, पार्ट 2 हमारा चल रहा है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? जी आप भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसीजर है? देखें, उसके लिए जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप अपने जो आपके फर्स्ट ईयर की तो रिज़ल्ट आया ही होगा ना आपका एफएससी पार्ट 1 का। तो जो पार्ट 1 का रिज़ल्ट है उसमें मिनिमम आपने जो है वो 60% मार्क्स जो हैं वो अवेल किए हो। मिनिमम कह रहा हूँ, ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम वाले को वो अलाउ ही नहीं करते। या 65% जो हों उनको भी अलाउ कर देते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जो होता है कि कम आने की भी चांसेस होते हैं, इसलिए वो एक 65% वालों को रखते हैं, लेकिन 60 वालों को भी रिलैक्सेशन दे देते हैं। लेकिन मेरे मुताबिक 60% वालों को अप्लाई करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मेरिट बहुत हाई होता है, तो लास्ट में आपकी सिलेक्शन भी नहीं होती, क्योंकि आपको मेरिट पे आते ही नहीं है। अगर आपकी सिलेक्शन ना हो फिर आपको दुख होता है। इसलिए बेहतर है कि आपके नंबर अगर 80% तक हैं या उससे ऊपर हैं तो आप अप्लाई करें। अच्छा, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर अभी पढ़ रहे हैं और आपने अभी पेपर भी नहीं दिया और ये जीडीपी आ गया, तो आप अपने कॉलेज से एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं जिसमें लिखा होता है, जिसका नाम होता है होप सर्टिफिकेट। होप सर्टिफिकेट में क्या होता है? होप सर्टिफिकेट में आपकी ईच एंड एवरी डिटेल होती है कि हमारा कॉलेज ये श्योरिटी देता है कि हम इसको पढ़ाते हैं और हम इसके टेस्ट वगैरह जो भी बेसिस है जो भी हम ले रहे हैं, तो हम इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि ये अप्रोक्स जो है 70% तक ले लेगा। आप उस पर 60% लिखवाते हैं ना, क्योंकि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% है। लेकिन कॉलेज को अगर आप कहते हैं कि हमें होप सर्टिफिकेट बना दें 60% का, तो वो बना देते हैं कि हमें होप है, हमें उम्मीद है कि ये ले लेगा, तो वो सर्टिफिकेट आपने ओरिजिनल लेके जाना होता है। अच्छा, अब ये जब सब कुछ आप अप्लाई कर लेंगे, होप सर्टिफिकेट वाली बात भी मैंने बता दी, क्योंकि होप सर्टिफिकेट आपको हर हाल में चाहिए होता है ना। उसकी रीज़न है, देखें, अगर आपकी फेब में खुल रही है वैकेंसीज़ तो भी अभी आप सेकंड ईयर में ही हैं, अभी आपका रिज़ल्ट तो नहीं आया। हाँ, अगर आप अगस्त में हैं तब भी आपका रिज़ल्ट ही आएगा, क्योंकि पेपर आपके होते हैं मई जून में, तो आपका रिज़ल्ट जो आता है वो तकरीबन सितंबर तक आता है। तो अगर अगस्त में या सितंबर में इसे वो जुलाई या अगस्त में अगर इसकी वो वैकेंसीज़ ओपन होती हैं, तो डेफ़िनेटली आपका रिज़ल्ट तब भी नहीं आया होता, तब भी आपको होप सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अब आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं एट द डेट, जो डेट आपको मिलती है वहाँ पे आपने अपना सिलेक्शन सेंटर भी सेट करना होता है कि आप कौन से सिलेक्शन सेंटर में जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके मुख्तलिफ़ शहरों में सिलेक्शन सेंटर्स हैं। अगर आप उसी शहर से हैं तो आप सिलेक्ट कर दें, अगर आप उन शहरों से नहीं हैं तो आप अपना कोई भी करीबी शहर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अब जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो गई, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया, अब हम आते हैं जिस दिन आपने टेस्ट देने जाना है, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, फिर हम टेस्ट पे बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके ये होंगे कि आपका ओरिजिनल CNIC, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट्स, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। वहाँ पे वो ओरिजिनल होना चाहिए, फ़ोटो कॉपीज़ नहीं चलेंगी। अच्छा, मसला क्या आता है? सर हमारे पास तो अभी बेफॉर्म है, हमारा तो आईडी कार्ड ही नहीं बना। भाई आईडी कार्ड बहुत ज़रूरी है, आईडी कार्ड के बगैर आप नहीं जा सकते। आप कैसे बनवाना है? वो इस तरह बनवाना है कि आप नादरा के ऑफिस जाएंगे, वहाँ कहेंगे हमारा स्मार्ट कार्ड बना दें। स्मार्ट कार्ड क्या होता है? स्मार्ट कार्ड में आप की जो एज अगर 18 से कम भी है ना, तब भी वो आपका आईडी कार्ड की तरह बना देते हैं और लिखते हैं कि भाई जो है 18 एज 18 टिल, वो लिख देते हैं कि इतने सालों बाद ये 18 का होएगा, तो फ़िलहाल इसका आईडी कार्ड ही बना दिया। उसको स्मार्ट कार्ड कहते हैं, ये जुवेनाइल कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो वो आपने लाजमी बनवा लेना है। कम से कम आप 1 महीने पहले या 2 महीने पहले ये काम करके रखें, क्योंकि आपको पता है कि आईडी कार्ड बनने में आपके कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं, और बाकी प्रोसीजर्स को भी आपने देखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि भाई ये जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले गए, तो वहाँ पर आपका 1 दिन तो लाजमी ज़ाया होता है ना इस सारे काम में, फ़ीमेल्स का भी मेल्स का भी। फ़ीमेल्स को तो वो एक ही दिन में प्रॉपर क्लियर करते हैं कि उनका टेस्ट भी लेते हैं और साथ ही साथ उनका मेडिकल लेके उनको क्लियर कर देते हैं। मेल्स का जो है वो एक दिन में टेस्ट होते हैं और नेक्स्ट डे फिर बुलाते हैं मेडिकल के लिए, तो उनको थोड़ी जो है वो तंग करते हैं। फ़ीमेल्स के लिए थोड़ी सी जो है वो रिलैक्सेशन दे देते हैं कि एक ही बार आएँ और अपना सारा काम क्लियर कर जाए। अच्छा, आपको इस सेंटर के अंदर ना मोबाइल वगैरह और ये चीज़ें अलाउ नहीं होती ना, ये बैग वगैरह ये चीज़ें, तो आप वो इसमें कोई इतने बड़े मसले की बात नहीं है। आप वो बाहर काउंटर भी उन्होंने लगाए होते हैं कि उधर जाके आप सबमिट करवा दें, जमा करवा दें चीज़ें, तो वो इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर आप घर से आ रहे हैं, करीब है आपका घर, तो आप कोशिश करें कि ऐसी कोई चीज़ लाएं ना जिससे जो आपको सबमिट करवानी पड़े, ताकि आपको इशू ना हो। बस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लें, एक जो है आपके ट्रांसपेरेंसी जो होती है फाइल कवर होता है वो, उसमें
अच्छा जी, जब आप अब आपको वो जो है वो आपकी मार्कशीट के पीछे स्टैम्प्स वगैरह लगाते हैं, जो भी सारा प्रोसीजर होता है वो वेरीफाई करते हैं सारा कुछ, तो ये हो जाता है। उसके बाद आपका टेस्ट आता है ना। अब टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट जो है वो आपका 3 पोर्शंस पे होता है, फिज़िक्स, और सबसे पहला पोर्शन है वो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस में क्या होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। उसके बाद आता है फिज़िक्स, उसके बाद आती है इंग्लिश। इंग्लिश और फिज़िक्स इस तरह का पोर्शन आता है ना। तो अब जो है अब होता ये है कि इंटेलिजेंस में होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल ना। अब आप टेस्ट के लिए जैसे ही जाते हैं तो सबसे पहले वो आपकी एक पिक्चर कैप्चर करते हैं। एक पिक्चर कैप्चर करने के बाद वो आपको भेज देते हैं कि फ़लाने कंप्यूटर पे चले जाएं और अपना आपका वहाँ पे एक आईडी पासवर्ड, आपकी जो रोल नंबर स्लिप होती है, क्योंकि वो आपको वहाँ पे शो हो जाती है कि भाई आपने अप्लाई कर दिया। अब आपको कुछ दिनों में रोल नंबर स्लिप इशू हो जाएगी, तो आपको या उसी टाइम पे इशू कर देते हैं, हाँ, एयरफोर्स वाले उसी टाइम पे इशू कर देते हैं। जो आपकी आर्मी है वो 2-3 दिन लगाती है, उसको वेरीफाई करती है और फिर इशू करती है। तो ये जब उसी टाइम पे आपकी इशू हो जाती है तो फिर आप जाते हैं टेस्ट देने। तो वो जो आपकी जो होती है जो रोल नंबर स्लिप होती है, तो उस पर एक आईडी और पासवर्ड लिखा होता है ना, आपका नाम और पासवर्ड। तो आपको वो किसी भी पीसी पे भेज देते हैं। आप जाए कंप्यूटर पे, आप लॉगिन करते जाएंगे तो आपको आगे टेस्ट की इंस्ट्रक्शंस दी होंगी थोड़ी बहुत कि आपने इतने टाइम में ये वाला पोर्शन कवर करना है, इतने क्वेश्चंस हैं और ये। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपने क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना, बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, नेगेटिव मार्किंग का चांस ही नहीं है। तो आपने ना करने सारे हैं। अब वर्बल और नॉन वर्बल क्या होते हैं, वर्बल इस तरह के होते हैं कि आप समझ लें 2, 4, 6, 8 और आगे डैश लगी होगी। क्या आपको पता है 2 का डिफरेंस आ रहा है तो डेफिनेटली 10 आएगा। तो इस तरह के होते हैं, थोड़े मुश्किल भी होते हैं। ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल बताया ना। अगर आपको इन चीज़ों की नहीं समझ तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा वर्बल पे कि वर्बल कैसे होते हैं और कैसे सॉल्व करने हैं। हाँ, आपको इससे रिलेटेड डिफरेंट बुक्स भी मिलती हैं डोगर वगैरह की, लेकिन मैं आपको बताऊँ उन बुक्स का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स करवाती हैं। और जब आप उतना कम्प्लेक्स करने के आदी होते हैं तो आपके सामने सिंपल क्वेश्चन भी आता है ना, तो आप उसको कम्प्लेक्स ही लेते हैं। तो मैं आपको, मेरे पास तकरीबन जो है वो नोट्स वगैरह पड़े हुए हैं जो पिछले सालों में जो हैं वो हुए हैं डिफरेंट ये सेंटर्स के अंदर जो जो क्वेश्चंस आए हैं उनके नोट्स, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को याद रह जाते हैं, कुछ कुछ तो वो बताते रहते हैं, तो वो एक नोट्स टाइप के बन जाते हैं। तो मैं आपको उन्हीं से वो समझा दूंगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब इसकी प्रैक्टिस जो है वो इतनी, बस आपका आईक्यू लेवल थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए और थोड़ी समझ होनी चाहिए, तो आप इजीली कर लेंगे ना। तो इसमें ये नहीं है कि सर हमें तो नहीं आता, ये तो बहुत मुश्किल है, तो ऐसे है तो ऐसे, इसमें कोई इतनी आपने परेशान होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट ये है कि अगर मैं आपको बताऊं कि नॉन वर्बल क्या होते हैं। नॉन वर्बल होते हैं पिक्चर्स की तरह ना। मतलब आपके पास एक पिक्चर बनी हुई है जिसके अंदर एक सर्कल है वो फिल है, उसके आगे जो है वो दूसरा सर्कल है वो फिल नहीं है। इसी तरह तीसरी पिक्चर है जिसमें आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, वो फिल है, मतलब ब्लैक कलर्ड फिल है ना। और चौथे के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब चौथी पिक्चर कौन सी होगी, नीचे आपको ऑप्शंस में डिफरेंट पिक्चर्स दी होंगी। अब चौथी पिक्चर आपने वो सिलेक्ट करनी है जिसमें आपके पास ट्रायंगल हो लेकिन खाली हो अंदर से ना, मतलब सिर्फ ट्रायंगल बना हो। जिस तरह मैंने आपको बताया, पहला सर्कल है वो फिल है, उसके अंदर ब्लैक कलर फिल हुआ हुआ है। दूसरा सर्कल है वो बिल्कुल खाली है, वाइट है। इसी तरह तीसरा ट्रायंगल बना हुआ है जो फिल है ब्लैक कलर से, और चौथी पिक्चर के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इधर क्या होगा, तो वो आपने सेलेक्ट करनी है। ये भी मैंने आपको बहुत ईजी बताया। इस तरह के सीक्वेंसेस होते हैं, या एरो बना होता है ऊपर की तरफ और अगली पिक में एरो बना होता है राइट की तरफ थोड़ा सा, मतलब राइट साइड का। फिर थर्ड पिक में एरो बना होता है नीचे की तरफ, तो वो फोर्थ पिक में कहते हैं एरो किस तरफ होगा। डेफिनेटली नीचे ऑप्शंस होते हैं, तो डेफिनेटली एरो जो है वो अब लेफ्ट साइड का होगा, क्योंकि सबसे पहले ऊपर था, फिर राइट पे आया, फिर नीचे की तरफ गया, फिर अब लेफ्ट पे होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये चीज़ें देखनी होती हैं। इसके बाद आज फिज़िक्स के पोर्शन में, फ़िज़िक्स का मैं आपको ट्रिक बता दूँ। फ़िज़िक्स में कोई इतनी बड़ी परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको कुछ ट्रिक्स भी बता देंगे। अगर आप कहते हैं तो फिज़िक्स के पोर्शन पे एक वीडियो भी बना दूंगा जीडीपी के लिए। अच्छा, लेकिन जो है फ़िज़िक्स के पोर्शन में मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई इतनी बुक्स रटने की ज़रूरत नहीं, कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बुक के ना सारे फार्मूलाज लिखें और उन फार्मूलाज को रट लें, और उनको अगर आप कोशिश कर सकें तो सिंपल सिंपल सी प्रैक्टिस भी कर लें कि अगर हमें ये चीज़ गिवन है, ये निकालना है तो क्या करेंगे। जिस तरह आपको कूलम्स लॉ दिया हुआ है, F = KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आपको 2 चार्जेस दिए होंगे, उनके नीचे डिस्टेंस दिया होगा और के दिया होगा, और आपको कहा होगा कि फोर्स निकाले, तो वो इस तरह जो है वो आप निकाल लेंगे ना। वो आपको बहुत सिंपल सिंपल चार्जेस दिए होते हैं कि आपको कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता, आपको ना कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, वो आपको ना पेज अलाउ है ना पेन अलाउ है, कुछ भी नहीं अलाउ ना। वो आपको वहाँ पे खुद ही एक मार्कर भी दे, हाँ, आपने बोर्ड मार्कर लेके जाने अपने साथ, बोर्ड मार्कर लेके जाएंगे। वो आपको छोटा सा बोर्ड देंगे, बिल्कुल छोटा सा,
तो उस पर आपने प्रैक्टिस, जो भी रफ़ वर्क है वो आप उस पर करेंगे ना, वो भी आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, बस हाथ से ही आपने रफ़ वर्क करना है, तो वो आपको सिंपल ही क्वेश्चंस देते हैं ना। तो इसी तरह वो आपको पूछ लेगा कि चार्जेस की डायरेक्शन क्या होगी, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, डेफिनेटली वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको पता है अगर सेम चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, अनलाइक है तो वो ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं विद इन टाइम, आपको मैंने बताया कि आपने छोड़ना कोई भी नहीं है, तो वो उसका भी एक प्रोसीजर है, वो आपको सारी डिटेल देते हैं कि आपने क्वेश्चन किस तरह स्किप करना है, अगर आपको ना आ रहा हो तो आप उसको स्किप कर देंगे या अंडर रिव्यू कर देंगे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली रिव्यू में चला जाता है कि ये आपने नहीं किए, तो आपको लास्ट में ढूंढना नहीं पड़ते, ठीक है ना। तो वो आपको साइड पे एक बॉक्स बना होता है, उसमें नंबर लिखे होते हैं, नंबर्स पे क्लिक करके उनको रीसॉल्व करते जाए। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप सारे के सारे करें, जो आपसे नहीं भी हो रहे आप कोशिश करें कि फ़ौरन से उनको कुछ ना कुछ कर ही दें, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा करने का, तो इसलिए कुछ ना कुछ ऑप्शन लगा के करें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं, टेस्ट क्लियर हो गया, अब आते हैं मेडिकल की तरफ। मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल जो है वो गर्ल्स का जो है वो बिल्कुल ही सिंपल सा होता है। आप उनका हाइट चेक करते हैं, उनका वेट चेक करते हैं। हाइट कितनी होनी चाहिए, मैंने आपको बताया 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, उससे ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं वेट पे ना। वेट जो है वो आपके बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। बॉडी मास क्या, कि आपकी एज क्या है, उसके मुताबिक आपका वेट कितना है और आपकी हाइट कितनी है। हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट देखते हैं कि अगर इस एज में इस हाइट के मुताबिक बंदे का इतना वेट होना चाहिए, अगर वो बनता है तो आप ठीक है, अगर नहीं बनता तो आप अंडर वेट या ओवर वेट होंगे। उसके लिए आपको 7 दिन का टाइम देंगे, या वज़न बढ़ा के या वज़न कम करके। अगर आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर आप अनफिट है डेफिनेटली। तो ये सिंपल सी चीज़ें होती हैं गर्ल्स के मेडिकल में। हाँ, बॉयज़ के मेडिकल का इस वीडियो में मैं नहीं बताऊँगा, इसी चैनल पे ही आप नीचे जाएंगे, थोड़ी सी 1-2 वीडियोस स्क्रॉल करेंगे, ज़्यादा वीडियोस नहीं है मेरे चैनल पे। तो एक वीडियो है कंप्लीट मेडिकल टेस्ट फॉर बॉयज़ इन आर्मी ना, तो मेडिकल टेस्ट ऑफ आर्मी, तो आर्मी के मेडिकल टेस्ट में आप जाएंगे तो वो सेम टू सेम वही डिटेल है, चेक करते हैं। हाँ, जीडीपी में गर्ल्स की आई साइट भी चेक होती है, और कलर ब्लाइंडनेस का भी टेस्ट होता है, और आपके कानों को भी चेक करते हैं, आपके कान साफ़ हैं कि नहीं है, तो कान भी साफ़ करके जाए ना, ठीक है। तो आंखें भी आपकी चेक होंगी, 6/6 होनी चाहिए। अगर आपकी आई साइट 6/6 नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। आर्मी के लिए हैं, जीडीपी के लिए आप एयरफोर्स में एलिजिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीडीपी में। और कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल भी, किसी भी कलर ब्लाइंडनेस होती है, आप अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे होती है तो आप नेट से पिक्चर्स निकाल लें कलर ब्लाइंडनेस की, तो आपको वो कुछ लिखा हुआ होगा, अगर उस पर डिफरेंट कलर्स से लिखा होता है 19 8, मतलब डिफरेंट वर्ड्स लिखे होते हैं या डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं या गिनती लिखी होती है, कुछ भी लिखा होता है, काउंटिंग लिखी होती है, तो आप उसको अगर पढ़ सकते हैं तो मतलब आप कलर ब्लाइंड नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कलर ब्लाइंड है। उसके अलावा डिफरेंट बॉयज़ का तो काफ़ी डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट होता है, आई साइट, कान, उसके बाद जो है बॉडी चेक करते हैं कंप्लीट डिटेल, तो वो वहाँ से आप चेक कर लें, मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि ये वीडियो जो है वो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इधर बताने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ये फ़ीमेल्स के लिए भी है तो उन्होंने भी सुननी है। तो इसी तरह जो है अब जो है फ्लैट फीट वगैरह, आपकी नी नॉकिंग, सब कुछ चेक करते हैं बॉयज़ का ना। उसके बाद अगर आप फिट होते हैं तो उसके बाद आपको एक फ़ॉर्म दे देते हैं जिसे आप कहते हैं ISSB फॉर्म ना। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो है कोई इस तरह का मतलब ये कि फ़िज़िकल वगैरह टेस्ट नहीं है, जो फ़िज़िकल आर्मी में होता है ना, रनिंग वगैरह, ये वो एयरफोर्स के लिए जीडीपी में आपका वो नहीं है। अच्छा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई कि अगर आप किसी चीज़ में अनफिट हो जाते हैं किसी भी इशू में, तो मतलब आई साइड का कोई इशू है, तो वो आपको बिल्कुल अनफिट नहीं करते, आपको रेफ़र करते हैं CMH अपने करीबी। तो आपने CMH जाके चेक करवाना होता है, वो डॉक्टर थोड़ा सा मज़ीद ज़्यादा चेकअप करता है, तो वो आपको फ्री होता है कैंडिडेट एंट्री पे, तो वो चेकअप वगैरह करता है। तो वो चेकअप वगैरह करने के बाद जो है आपको क्या कहते हैं बता देता है कि आप फ़िट है या अनफिट है, ठीक है। तो वो रिज़ल्ट आप दिखाते हैं वहाँ पे, अगर फ़िट है तो, अगर अनफिट है तो कोई फ़ायदा नहीं, आप अनफिट हो गए। इसी तरह हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप जब जैसे सिलेक्शन सेंटर में वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आते हैं, तो साथ आपने 200 to 300 रुपीज़ भी अपने पास रखें, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस के चार्जेस होते हैं और वो आपको एक प्रोस्पेक्टस देते हैं और उसकी फ़ीस 200 to 300 होती है। हमारे टाइम पे 200 थी, तो जब आज से काफ़ी साल पहले की बात है, तो अब का नहीं पता, अब 250 भी हो सकती है तकरीबन, जो है प्रोस्पेक्टस फ़ी का मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, उसके बाद ISSB फॉर्म देते हैं। ISSB फॉर्म को आपने फिल करना है। ISSB में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, वो 5 डे का एक प्रोसेस है। उसके लिए आपने क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना, उसकी कंप्लीट डिटेल एक वीडियो में बताऊँगा, जिसमें सारा कुछ कवर करेंगे। इस वीडियो में बतानी थी
लेकिन माज़रत के साथ इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि फिर हर वीडियो में कवर करनी पड़ेगी। इसी तरह जो टॉपिक है वो फिर बीच में रह जाएगा। आईएसएसबी में आप हर बंदे को बुलाते हैं, जो जो आईएसएसबी फॉर्म देता है उसको बुलाया जाता है। उसको एक बार लाजमी आईएसएसबी होती है और वो वहाँ से रेकमेंड या नोट रेकमेंड होता है। अगर आप रेकमेंड होते हैं तो वेल एंड गुड 5 डेज़ का प्रोसेस है, जिसमें आपको ईच एंड एवरी तरीके से चेक करते हैं, ग्रुप प्लानिंग, ग्रुप टास्क, ऑब्स्टेकल्स। उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि आईएसएसबी पे भी वीडियो, तो मैं वीडियो बना दूंगा। क्योंकि काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस भी है, वो एक्सपीरियंस भी आपको शेयर कर देंगे रिकमेंडेड लोगों का, ताकि आपको जो है वो आसानी हो जाए। इसी तरह जो है आप में ऑफिसर क्वालिटीज़ होंगी तो आप डेफिनेटली रिकमेंड होंगे। वो ऑफिसर क्वालिटीज़ क्या है? करीज होना चाहिए, आपके प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, ग्रुप प्लानिंग, आपने डिफरेंट क्वालिटीज़ है वो, डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है क्या क्या होती है। वो आपको नेक्स्ट आईएसएसबी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप आईएसएसबी रेकमेंड हो जाते हैं तो आपका फाइनल मेडिकल होता है। फाइनल मेडिकल में आपकी एक एक चीज़ चेक होती है, फुल बॉडी एक्सरे होता है, सब कुछ होता है, आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, आपका हेपेटाइटिस, एड्स, ईच एंड एवरीथिंग होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स का काउंट, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ईच एंड एवरीथिंग चेक होता है। आई साइट डिटेल्ड चेकअप होता है। मतलब आप समझ लें कि ये जो आपका फाइनल मेडिकल होता है ना, इसमें समझ लें कि आपकी बॉडी का कुछ भी नहीं छोड़ते, आपको फुल चेक करते हैं। अगर आप प्रॉपर जो है बिल्कुल फिट है, आपकी बॉडी में कोई इशू नहीं है, देन यू आर फिट, मेडिकली फ़िट हो जाते हैं आप, क्योंकि वो आपका फाइनल मेडिकल होता है। उसके बाद आप जो है वो ज्वाइनिंग लेटर का वेट करें। हाँ, ज्वाइनिंग लेटर में क्या होता है कि अगर आप उनके तमाम क्राइटेरिया पे उतर आए हैं, मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि अगर आप मेडिकली फ़िट हैं, फिट से मुराद ये कि अगर आपके नंबर भी अच्छे हैं और वो एक मेरिट लिस्ट बनेगी, जो जो लोग रेकमेंड हुए हैं, इनके अगर मिसाल के तौर पे 3 सीट्स हैं और 4-5 लोग रेकमेंड हुए हैं, तो उनके आईएसएसबी में भी पॉइंट्स के, उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, इनिशियल टेस्ट के पॉइंट्स और ये डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो जमा करके उसका, और एफएससी मैट्रिक के नंबर जमा करके एक मेरिट बनाते हैं। उसकी कोई भी जजमेंट इन्होंने नहीं दी हुई, कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, आर्मी ना बताती है, किसी को कुछ भी नहीं शो कराती कि हम कितने परसेंट लेते हैं, कितने नहीं लेते, कितने का परसेंट का एग्रीगेट बनाते हैं, कुछ भी नहीं शो कराते। बस वो फाइनल जो है, जो जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर भेज देते हैं। इसकी कोई लिस्ट भी नहीं लगती। जिनको ज्वाइनिंग लेटर आ गया वो बहुत लकी हैं, वो जाएँ रिसालपुर जाएँ, ट्रेनिंग करें और अपना जो है परमानेंट कमीशन जो है एयरफोर्स का यूनिफॉर्म एंजॉय करें। और जो लोग जिन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता वो फिर वेट करें। हाँ, उस रेकमेंडेड लेटर का फ़ायदा ये है कि आप आने वाले सालों में किसी भी पीएमए वगैरह में अप्लाई कर दें, तो अगर आप उधर अप्लाई कर देंगे तो आप उसी रिकमेंडेड लेटर की बेस पे सिलेक्ट हो सकते हैं, आपकी आईएसएसबी दोबारा नहीं होगी। हाँ, अगर आप पीएमए रिकमेंडेड है पाकिस्तान आर्मी के, तो अगर आप जीडीपी के लिए आना चाहते हैं तो फिर आपकी आईएसएसबी दोबारा होगी, क्योंकि जीडीपी की आईएसएसबी जो है वो सबसे ज़्यादा टफ होती है। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने, और मज़ीद कोई भी आपको इन्फो चाहिए हो आप कमेंट करें। ठीक है, आई होप ये डिटेल्ड वीडियो आपके तमाम कन्फ्यूजन्स के लिए जो है वो ओके होगी। कोई मज़ीद जो भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में मुझसे पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जिन जिनको इसकी नीड है।